नमस्कार। देखिए, भारतीय इतिहास में ना 1857 एक ऐसा साल है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। कई लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी क्रांति की तह तक जाएंगे और खास तौर पे ये समझेंगे कि बिहार में इसकी लपटें आखिर कैसे और क्यों फैली। तो चलिए, सबसे पहले एक आम धारणा को थोड़ा साइड में रखते हैं कि ये सब कुछ सिपाहियों के गुस्से का नतीजा था। नहीं, जैसा कि यहां लिखा भी है, ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। असल में ये एक ऐसी आग थी जो दशकों से, मतलब सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, और इसकी वजहें कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थीं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी बातें थीं जो इस बगावत के लिए जमीन तैयार कर रही थी। देखिए, ये क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सालों से समाज के हर तबके में, मतलब हर किसी के मन में जो गुस्सा जमा हो रहा था ना, उसका एक तरह से विस्फोट था। इसके पीछे की वजहों को ना हम मोटे तौर पे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कारण, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजी हुकूमत का हो जाएगा। इससे तो कई रियासतों में खलबली मच गई, गुस्सा फैल गया। फिर आते हैं आर्थिक कारण, इतना भारी लगान, इतनी टैक्स की व्यवस्था, खासकर बिहार जैसे इलाकों में किसानों की तो जैसे कमर ही तोड़ रही थी। और फिर सामाजिक और धार्मिक मामले भी थे। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता दखल, सती प्रथा पर रोक जैसे सुधारों को लोग अपनी परंपराओं में सीधा सीधा हस्तक्षेप मान रहे थे। तो ये सब कुछ ना एक तरह से बारूद की तरह इकट्ठा हो रहा था। अब देखिए, बारूद तो पूरी तरह से तैयार था, बस इंतजार था तो एक चिंगारी का। और वो चिंगारी आई एक अफवाह के रूप में। एक ऐसी अफवाह जिसने सिपाहियों के धर्म और आत्मसम्मान पर, मतलब सीधी चोट की। और वो चिंगारी क्या थी? ये नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। अफवाह ये उड़ी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और बात ये थी कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए अपने धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। तो ये उनके लिए सिर्फ एक अफवाह नहीं रह गई थी, ये उनके लिए अपनी जान से भी प्यारे ईमान पर सीधा हमला था। और इसी अपमान के खिलाफ जो पहली आवाज उठी वो थी मंगल पांडे की। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। हाँ, ये बात सच है कि 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत की खबर ने उस विद्रोह की आग को बुझाने के बजाय और ज्यादा भड़का दिया। मंगल पांडे की शहादत ने मानो उस आग में घी का काम किया, और ये आग तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। और जब इसकी लपटें बिहार तक पहुंची ना, तो वहां इसे एक ऐसा लीडर मिला, एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने इसे एक छोटे मोटे विद्रोह से एक महासंग्राम में बदल दिया। अगर इस पर एक नजर डालें तो इस क्रांति के फैलाव का अंदाजा होता है। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये सब बड़े बड़े नाम इस लड़ाई को लीड कर रहे थे, और इसी लिस्ट में बिहार का नाम आता है। और साथ में नाम आता है एक ऐसे नायक का जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, वीर कुंवर सिंह। तो बिहार में इस क्रांति की एक संगठित शुरुआत होती है 25 जुलाई 1857 को। इस दिन दानापुर छावनी के भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी, और बस यही वो पल था जब बिहार भी पूरी तरह से इस महासंग्राम का हिस्सा बन गया। ये सिपाही यहां से सीधे जगदीशपुर पहुंचे अपना नेता चुनने। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह। और उनकी उम्र जानते हैं? 80 साल, 80। जरा सोचिए, एक ऐसी उम्र जिसमें लोग आराम करना चाहते हैं। उस उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की इतनी बड़ी, इतनी मॉडर्न सेना को चुनौती देने का फैसला किया। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, यह अपनी मिट्टी के लिए एक असाधारण जज्बे का सबूत था। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें दिखाती है कि कैसे कुछ ही महीनों के अंदर ये क्रांति बिहार में अपने चरम पर पहुंच गई। वीर कुंवर सिंह ने सिर्फ अपनी जमीन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं, उन्होंने तो आरा पर कब्जा किया। अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और तो और वो इस लड़ाई को बिहार से बाहर आजमगढ़ तक ले गए। 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन जरूर हो गया, लेकिन उनका संघर्ष वो हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन इतनी बहादुरी, इतने बड़े पैमाने पर फैलाव और इतने बलिदान, इन सब के बावजूद ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये आग अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई?
देखिए, इसकी असफलता के पीछे ना कई कारण थे। पहला तो ये कि कोई एक नेशनल लीडरशिप नहीं थी, कोई एक कमांड नहीं था। हर नेता अपने अपने इलाके में लड़ रहा था। दूसरा, इसका असर भी ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत तक ही रहा। दक्षिण और पूर्वी भारत काफी हद तक इससे अलग रहा। तीसरी बात, हमारे क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और कम्युनिकेशन के साधन मतलब टेलीग्राफ वगैरह नहीं थे। और शायद शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि कई बड़े बड़े राजाओं और जमींदारों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का ही साथ दिया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये क्रांति बेकार चली गई। नहीं, इसके इतने गहरे और इतने दूरगामी असर हुए कि इसने भारत के भविष्य की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। इसने सही मायनों में एक शासन का अंत कर दिया। यहां हम इस क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा देख सकते हैं, पावर का ट्रांसफर। 1857 के इस जोरदार झटके ने ना ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया कि एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे भारत जैसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। और नतीजा क्या हुआ? 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गई। और भी कई बड़े बदलाव हुए। भविष्य में फिर से ऐसा कोई विद्रोह न हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया। और सबसे खतरनाक, उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को और भी मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। एक ऐसी नीति जिसका असर शायद आज तक महसूस किया जा सकता है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या 1857 का ये संग्राम वाकई भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए, इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन इसकी वजहों को, इसके फैलाव को और इसके नतीजों को देखने के बाद ये सोचना तो बनता है कि क्या ये सिर्फ एक विद्रोह था या फिर एक आज़ाद राष्ट्र के सपने की वो पहली सामूहिक आवाज़ थी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।